स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में अधातुओं के बारे में। अभी तक हम लोग धातुओं के बारे में पढ़ लिए और आवर्त पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु यानी नॉन मेटल। यहाँ पे एक ही वीडियो में आपके पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा अधातु। तो यहाँ पे अभी बिना देरी किए हम लोग उसको पढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो अधातुओं के ऊपर कोई भी प्रश्न बने आपका गलत नहीं होगा। आपको अधातुओं के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधातुओं के गुण के बारे में, यानी कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी अधातुएं हैं। उसके बाद हम एक एक करके सभी अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि इन अधातुओं की उपयोग क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि वो सब कुछ जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अधातुएं क्या होती हैं। तो अधातुओं से पहले हमने धातुओं के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो अधातुएं क्या होती हैं? तो वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाती हैं। तो अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों ही आधारों पर धातुओं से भिन्न होती हैं। और अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 91 धातुएं हैं और 20 अधातुएं हैं और बची 7 तो 7 उपधातुएं हैं। उपधातुएं क्या होती हैं? तो जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने तत्व होते हैं। तो 118 तत्व होते हैं जिनमें से 91 धातुएं हैं और अधातुएं कितनी हैं? तो 20 अधातुएं हैं। कई वैज्ञानिकों में इनमें मतभेद भी होता है कि अधातुओं की संख्या 20 नहीं है, 21 है या 19 है। तो इसमें अभी मतभेद चल रहा है, पर ज्यादातर जो माना जाता है तो 91 धातुएं मानी जाती हैं, 20 अधातुएं और 7 उपधातुएं। तो अब हम अधातुओं के गुण देख लेते हैं। तो अधातुओं की भौतिक अवस्था कैसी होती है, फिजिकल स्टेट कैसा होता है। तो अधात्विक तत्वों के अंतर्गत जो भी अधातुएं आती है ना, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं, यानी कि तीनों प्रकार की अधातुएं होती हैं। जैसे कि जो कार्बन होता है तो कार्बन अधातु है। तो कार्बन ठोस अवस्था में होता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, ये भी अधातु है। और हाइड्रोजन ये भी अधातु है, ये गैसीय अवस्था में होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो अधातुएं होती हैं इनका जो स्वरूप होता है ये तीनों प्रकार हो सकता है, यानी कि अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। और ठोस अधातुएं सामान्यतः चमक विहीन होती हैं, मुलायम होती हैं और भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता हो। तो जो अधातुएं होती हैं इसके विपरीत हमने धातुओं में पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं ये चमक विहीन, मुलायम और भंगुर होती हैं। जैसे कोयला और सल्फर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो कोयले को भी आप पीसकर चूर्ण बना सकते हैं। तो कार्बन का एक अन्य अपरूप हीरा भी है, ये भी अधातु ही है। तो जो हीरा है ना, इसका गुण कोमलता का अपवाद है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जो अधातुएं होती हैं ये अधिकतर मुलायम होती हैं, लेकिन जो हीरा है ये भी अधातु ही है, लेकिन ये मुलायम नहीं होती और सर्वाधिक कठोर अधातु होती है। तो हीरा इसका अपवाद है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में अपवाद साथ साथ ही चलते हैं। और दूसरा गुण क्या है? तो ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अधातुएं होती है ना, ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। और अगला गुण है कि इनमें निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक होता है। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो गलनांक पॉइंट है वो काफी कम है। तो निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः निम्न होते हैं, परंतु कार्बन, हीरा एवं ग्रेफाइट तथा बेरोन इसके अपवाद हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। किसका? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट तथा बोरोन, ये इसके अपवाद है। और अधातुओं का अगला गुण क्या है? तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा साझा करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो अधातुओं के परमाणु होते हैं ना, इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, बाहरी कक्षा होती है, उसमें 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 अधातुओं को छोड़ दिया जाए। कौन कौन सी अधातु? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये इसके अपवाद हैं। इनके बाहरी कक्षा में केवल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो अधातुएं हैं ना, उनकी बाहरी कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमने पढ़ा ना कि जो अधातुएं होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। और इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अधातुएं कहाँ पर पाई जाती हैं। तो अधात्विक तत्वों को आवर्त सारणी के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थान दिया गया है। तो जो हाइड्रोजन है यही केवल पहले वर्ग में है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अधातुएं हैं वो पी ब्लॉक में स्थित हैं। तो
ब्लॉक क्या होता है? तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस, डी, पी और एफ। तो आप देखेंगे ना, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसे जिग जैग लाइन कहते हैं। तो इसके दाईं ओर अधातु हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जिग जैग लाइन के दाईं ओर क्या देखने को मिलती हैं? तो अधातुएं देखने को मिलती हैं। और कौन से ब्लॉक में? तो पी ब्लॉक में। तो आवर्त सारणी में जैसा कि हमने पढ़ा कि कितनी अधातुएं हैं? तो 20 अधातुएं हैं। तो कौन कौन सी? तो पहले वर्ग में जो अधातु है वो हाइड्रोजन है। उसके बाद 14वें वर्ग में यानी कि 14वें वर्ग में जो अधातु है वो कौन सी है? कार्बन। 15वें वर्ग में है नाइट्रोजन और फास्फोरस। 16वें वर्ग में है ऑक्सीजन, सल्फर तथा सेलेनियम। 17वें वर्ग में है जिसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तथा टेनेसिन। तो जो टेनेसिन है ना, इसके वर्गीकरण के विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है, क्योंकि इसमें कभी कभी धातुओं के गुण भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसके वर्गीकरण में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अधातु है। इसके बाद है 18वां वर्ग, जिसमें उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन तथा ऑग्नेसोन। तो अब हम इन अधातुओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? इसका सिंबल क्या है? तो रासायनिक चिन्ह है H। और इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। लेकिन इसका नामकरण यानी कि इसका नाम हाइड्रोजन किसने रखा था? तो एंटोनी लेवोजियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी यानी कि एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। तो सामान्य ताप या दाब पर हाइड्रोजन की अवस्था देखी जाए तो हाइड्रोजन की अवस्था क्या है? तो गैसीय। यानी कि सामान्य ताप पर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन होती है ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो जो हाइड्रोजन शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के संयोग से बना है, हाइड्रो अर्थात जल तथा जेनस अर्थात निर्माण करने वाला। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त जल का निर्माण करता है जिसे हम H2O कहते हैं। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, अर्थात इसकी परमाणु संख्या क्या है? 1 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो अब तक ज्ञात सभी तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सबसे सरल है। इसके प्रत्येक परमाणु में एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनकी परमाणु संरचना आगे हम देखते हैं। तो समस्थानिक, संभारिक, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम क्या है? तो सामान्य हाइड्रोजन जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये केवल इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। उसके बाद है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम क्या है? इसे भारी हाइड्रोजन कहा जाता है और अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद है ट्राइटियम। तो यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है? तो यह है ट्राइटियम। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो एटम होता है उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो टोटल मिलकर कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसीलिए से ट्राइटियम कहा जाता है। ड्यूटेरियम में देखेंगे तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो 2 हो गए, इसीलिए से ड्यूटेरियम कहा जाता है। और प्रोटियम में केवल एक ही प्रोटॉन है। तो आगे अब हम देखते हैं, तो जो हाइड्रोजन है ना, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है, कभी कभी इसे पहले वर्ग में क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया, परंतु कभी कभी 17वें वर्ग में हैलोजन तत्वों के साथ भी दर्शाया जाता है, क्योंकि जो इसके गुण हैं ये दोनों के साथ मैच करते हैं। यानी कि पहले वर्ग के साथ भी और कभी कभी 17वें वर्ग के साथ भी इसके गुण मैच करते हैं। तो इसीलिए से आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित 90% परमाणु तथा 75% तत्व हाइड्रोजन से ही निर्मित हैं। और सूर्य एवं अधिकतर तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है तथा बृहस्पति ग्रह का अधिकांश भाग भी हाइड्रोजन से ही निर्मित है। और पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल, जिसे हम H2O कहते हैं, तो जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। तो आगे अब हम हाइड्रोजन के उपयोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों तथा रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग क्या है? तो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के निर्माण के हैबर विधि में अमोनिया के संश्लेषण हेतु हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो जो डालडा होता है ना, जिसे वनस्पति घी कहते हैं, तो वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी का निर्माण होता है ये हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। चौथा इसका उपयोग क्या है कि ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और इन पर्यावरण अनुकूल एवं प्रदूषण मुक्त ईंधन सेलों का उपयोग कारों एवं बसों में किया जाता है। तो आजकल आप देखते ही हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और कारें आ चुकी हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, इससे बहुत ही कम प्रदूषण होता है। तो हाइड्रोजन के बाद अब हम देखते हैं कार्बन। तो कार्बन सबसे प्राचीन ज्ञात तत्वों में से एक है, जो कि प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। और इसे आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त, 14वें वर्ग तथा पी ब्लॉक
के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो कार्बन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सी। इसकी परमाणु संख्या क्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और सामान्य ताप पर इसकी अवस्था देखी जाए तो सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में होता है। और इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, तो हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय इसकी संरचना होती है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन एक चतुर संयोजी यानी कि टेट्रावेलेंट तत्व है।